रूस के खिलाफ जंग में पिछले दिनों यूक्रेन की तरफ से हुए हमले बता रहे हैं कि कीव ने सिर्फ रणनीति नहीं बदली है, बल्कि ट्रेंड लड़ाकों के जरिए अब पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई छेड़ी गई है। लेकिन सवाल यह है कि जंग में यूक्रेन जब लगातार नुकसान उठा रहा था, तो फिर ट्रेंड लड़ाकों को अब तक जंग में क्यों नहीं उतारा गया? जवाब थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इतना भी नहीं कि मॉस्को इस पेचीदगी को समझ ना पाए। आप भी देखिए रूस के मोर्चे पर ज़ेलेंस्की को मिल रही कामयाबी का राज क्या है। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि यूक्रेन को डोनेट्स्क रीजन में मिली एक बड़ी कामयाबी का सबूत है। ये वो ओरोज़ाइन क्षेत्र है जिस पर रूस का कब्जा था, लेकिन यूक्रेन की आक्रामकता ने रूसी सैनिकों को इस इलाके को खाली करने पर मजबूर कर दिया। भागते हुए ये सैनिक रूस के हैं जो 2 हफ्ते की जंग के बाद करीब 1000 की आबादी वाले गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। भागते रूसी सैनिकों पर दुश्मनों की आक्रामकता इतनी हावी थी कि वो बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर पैदल निकल गए। अब आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि यूक्रेन ने एक कामयाबी आर्टिलरी और नए क्लस्टर हथियारों के दम पर हासिल की है, जिसके बाद दावा है कि ओरोज़ाइन में कोई भी जिंदा रूसी सैनिक नहीं है। लेकिन आपकी हैरानी तब और बढ़ जाएगी जब आप जानेंगे कि ओरोज़ाइन में रूसी फोर्स के खिलाफ ऑपरेशन यूक्रेनी सेना ने नहीं, बल्कि रूस के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों ने किया था। आपने बिल्कुल सही सुना, यह जंग रूस के विद्रोहियों ने जीती है। यूक्रेन की ताकत का राज विद्रोही ज़ेलेंस्की के साथ। मतलब डोनेट्स्क रीजन के ओरोज़ाइन पर कब्जा जितनी बड़ी कामयाबी नहीं, उससे बड़ी कामयाबी यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों का समर्थन हासिल करना है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का पाला फिर भारी पड़ता दिख रहा और ये बदलाव कीव को मिले विद्रोहियों के समर्थन से आया है। यानी यूक्रेन के लिए लड़ रही सेना जंग में रूस के खिलाफ एक्शन में कमजोर साबित हुई, लेकिन विद्रोही रूस के लिए सिरदर्द बन गए। अब सवाल यह है कि आखिर कीव ने इस रणनीति के तहत पहला कदम कब उठाया और इस रणनीति में कामयाबी कैसे हासिल हुई? क्या कीव ने रूस की रणनीति को कॉपी किया है? जवाब सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति से समझ सकते हैं। हालात ये हैं कि जिस रणनीति को सीमावर्ती क्षेत्रों में जारी हमलों को देखते हुए इजराइल की 1969 में ऑपरेशन रवीव के दौरान अपनाई गई रणनीति की नकल कहा जा रहा था, वो दरअसल किसी की कॉपी नहीं है, बल्कि अमेरिका की वो रणनीति है जिसमें दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लिया जाता है। यूक्रेन ने यही रणनीति अपनाई है। विद्रोहियों का समर्थन हासिल करने का प्रोग्राम लंबे समय से जारी था। कीव की तरफ से समर्थन हासिल करने की जिम्मेदारी 3 जनरल पर थी। तीनों जनरल ने रूस के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोही गुटों से संपर्क किया, जिसके बाद यूक्रेनी फौज और नेटो के हथियार के साथ लड़ाई को आगे बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि रूस को उकसाकर उसके ज्यादातर हथियारों को नष्ट किया गया और फिर रूस के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों को डोनेट्स्क में मोर्चा संभालने के लिए हथियार और दूसरे साधन दिए गए। विद्रोहियों ने डोनेट्स्क में रूसी फोर्स के नाक में दम कर दिया। यहां तक कि रूस पर हमले भी संयुक्त विद्रोही समूह ने शुरू कर दिए। हालांकि इन हमलों की कमांड कीव से मिली, इसलिए रूस ने सबसे पहले यूक्रेन के उन तीनों जनरल्स को वांटेड की लिस्ट में डाल दिया जिन्होंने विद्रोहियों को रूस के खिलाफ खड़ा किया है। रूस को यूक्रेन के 3 जनरल के शिद्दत से तलाश है। तीनों जनरल पर डोनबास में नागरिकों पर हमले का आरोप लगाया गया है। जनरल्स के आदेश पर डोनबास में गोलाबारी होने का दावा किया है। यह भी बताया है कि इस गोलाबारी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यानी रूस डोनबास में जारी गोलाबारी के पीछे सेना का हाथ बता रहा है, लेकिन इस कार्रवाई की असली वजह पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। इन्हीं यूक्रेनी जनरल्स ने रशियन फ्रीडम लीजन, क्रीमियन तातार और शिशानी लड़ाकों को एकजुट करके रूस के खिलाफ जंग छेड़ी है, जिससे रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। न सिर्फ डोनेट्स्क में, बल्कि रूस के अंदर पहुंची जंग के बारूद की ज्वाला भी इन्हीं जनरल्स की रणनीतिक अगुवाई का असर है।
पिछले कुछ दिनों में रूस के अंदर जितने भी बड़े हमले हुए हैं उसका जिम्मेदार यूक्रेनी फोर्स को नहीं ठहराया जा सकता। यानी रूस पर हमले यूक्रेनी फोर्स ने नहीं बल्कि उन विद्रोहियों ने किए हैं जिन्हें कीव से हथियार और सपोर्ट दोनों मिले। इसका प्रमाण यह है कि रूस के कई क्षेत्र बारूद से सुलग रहे हैं। हालांकि कई जगह हमले का प्रमाण नहीं है, लेकिन तबाही हमले जैसी ही है। यह वीडियो मॉस्को के उस डिफेंस प्लांट का है जहां जंग के दौरान अहम इंजीनियरिंग वर्क और रिसर्च हो रही थी, लेकिन अचानक लगी आग ने प्लांट को झुलसा दिया। इस फैक्ट्री में भारी हथियारों के स्पेयर पार्ट समेत रॉकेट और न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल वाहनों के पार्ट डिजाइन होते हैं। यह आग भी मॉस्को के ही दक्षिण पश्चिम के रामिनस्कोय के क्षेत्र में लगी है। यह एक गोदाम है जिसमें कृषि उर्वरक था, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट के कारण आग फैलने में देर नहीं लगी। और संकट इसलिए बड़ा है क्योंकि आग ज़ुकोवस्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेहद करीब भड़क रही है। यह आग मारियोपोल में रूस के कब्जे वाले एक सैन्य अड्डे पर लगी है। कैसे लगी ये नहीं पता, लेकिन मारियोपोल के मेयर के सलाहकार ने इसे विद्रोहियों का काम बताया है, जिसमें 10 रूसी सैनिक, 3 ट्रक और 5 कारों के नष्ट होने का दावा है। ठीक ऐसे ही रूस के और भी बड़े दावे हैं। इसमें बेलगोरोद पर ड्रोन से हमले का दावा सबसे बड़ा है। रूस ने इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। ठीक ऐसे ही मॉस्को पर हो रहे हमले भी रूस यूक्रेन की तरफ से दागे जा रहे ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए होने का दावा है, लेकिन सबूत का अभाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।